हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल बीट मैथ्स विद जयसिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 8 इंडिसेस क्लास 9 से। एमएल अग्रवाल में ये चैप्टर दिया हुआ है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे इस चैप्टर को पूरा पढ़ते हैं। इन्हीं की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है। ये सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं, इतने आपको आते हो तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। सिंगल शॉट में इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, इसलिए वीडियो बिल्कुल मिस ना करें, पूरी की पूरी वीडियो देखें। एक वीडियो में आपका पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आइए बिना टाइम बेकार किए सबसे पहले समझते हैं कि इंडेक्स क्या होता है, बेस क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है। तो अगर हमने किसी भी एक नंबर पे एक पावर लगाया हुआ है, जैसे एक नॉर्मल नंबर है, कोई रियल नंबर है a, इस पे हमने पावर लगाया हुआ है m, तो ये जिस नंबर पे हमने पावर लगाया हुआ होता है उसको बोलते हैं बेस, और जो पावर लगी हुई होती है उसको बोलते हैं इंडेक्स, और इस पूरे फॉर्म को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आइए कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म के एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर नंबर ले लेते हैं 5, इस पे पावर लगा देते हैं 3, तो 5 जो है वो बेस बोला जाएगा, 3 जो है वो इंडेक्स बोला जाएगा, और ये पूरा सिस्टम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा भाई? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, आप समझ गए होंगे बेस क्या है, इंडेक्स क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। अगर हम बेस को 3 ले लें और पावर को 7 ले लें, जो इसके ऊपर रेज है, तो इसको बोलेंगे भाई बेस, इसको बोलेंगे इंडेक्स, और इस पूरे सिस्टम को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब जैसे सिंगल इंडेक्स में डील करते तो फिर इंडेक्स बोल देते, अब मल्टीपल इंडिसेस में डील कर रहे हैं, बार बार अलग अलग बेसिस पे अलग अलग इंडिसेस लगेंगे, इंडेक्स लगेंगे, इसलिए इस चैप्टर को नाम दे दिया इंडिसेस। इंडिसेस इंडेक्स वर्ड का प्लूरल है, बस इतना जान लें। तो मुझे लगता है अब आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का एक जनरल वे क्या होता है लिखने का। a रेस टू द पावर समथिंग टाइप का हो सकता है, जहां पे a कोई रियल नंबर है, m भी कोई रियल नंबर है, और ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आपको देख के आइडिया लग रहा होगा। अब आप किसी भी नंबर पे कोई भी पावर रेस कर देंगे तो समझिए आपने एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना दिया है। जैसे आप 3 रेस टू द पावर 2 लिख दें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गया। इसमें 3 बेस है, 2 इंडेक्स है। 2 क्या है? इंडेक्स है। 3 क्या है? बेस है। और इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो कौन से लॉस को फॉलो करता है, किन लॉस पे चलता है ना। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सब कुछ क्लियर है। जनरल फॉर्म आपको समझ में आ गया है, किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम कैसे लिखेंगे ये समझ में आ गया, इंडेक्स समझ में आ गया, बेस समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि अगर आपको इनमें से कोई फॉर्मूला नहीं याद है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ये सब कुछ बिल्कुल आप देखते जाओ। मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो भी इस चैप्टर को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर ये लॉज याद हैं, आप इन लॉज को अप्लाई करके अपनी कैलकुलेशन को छोटी बना सकते हैं। अगर नहीं याद है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे a रेस टू द पावर m है, a कोई नंबर है 5 रेस टू द पावर 2 है, फिर इनटू a यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, इसका मतलब ये सेम है। तो अगर हमने यहाँ 5 लिख दिया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 5 आएगा। अब m और n अलग अलग है, यहाँ पे 2 लिखा है, चलो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, है ना। अब ये क्या बोल रहा है? a रेस टू द पावर m इंटू a रेस टू द पावर n इज इक्वल टू a रेस टू द पावर m प्लस n आएगा, है ना। ये बोल रहा है कि ऐसा होता है। मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। 5 स्क्वायर का मतलब हो गया 5 इंटू 5 25, इंटू 5 रेस टू द पावर 1 का मतलब 5। आंसर कितना आया भाई? 125। अब अगर मैं ऐसा कर दूं तो आंसर 125 आ रहा है, जो LHS है इसका। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप RHS भी एक बार इसका देख लो, क्या ये जस्टिफाई होता है? क्योंकि मैं तो कह रहा हूं चलो ये होता ही नहीं है। अब a लिख दूं 5, यहाँ पे क्या किया है, अगर बेस सेम है तो इसने पावर्स को ऐड किया। आप देखो यही ऑपरेशन किया इसने,
तो पावर्स को इसने m+n लिखा। चलो हम भी ये करके देख लेते हैं। तो 5⁻2 + 1 जो खुद कितना हो जाएगा 5⁻3 मतलब 5 × 5 × 5 जो कितना आएगा 125। लो भैया ये दोनों सेम आ गया। इसका मतलब क्या, ये दोनों एक ही बात है। इसका मतलब क्या, अगर बेस सेम हो गया और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, बेस सेम मल्टीप्लाई का साइन, तुरंत पावर्स को आप ऐड कर दो, आपका कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 किया, फिर 5 किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, आप सीधे लिखो 5⁻2 + 1। ठीक है, बिल्कुल इजी है। अब सेकंड आप अगर लॉ देखोगे एक्सपोनेंट का, तो जो सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है वो बोलता है कि अगर किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे, किसी एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे एक इंडेक्स लगा हुआ है, तो आप इंडेक्स को मल्टीप्लाई करते जाओ, उन इंडिसेस को मल्टीप्लाई करते जाओ। बिल्कुल इजी है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया है, जैसे ये लॉ आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी है। आप इसको ऐसे ना सोचें, आप समझ लें कि आपको ये आता ही नहीं है और आपको ये नहीं मानना है। बस आपको एक ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ कि अगर आपको फार्मूले नहीं भी याद हैं तो भी इनके कैलकुलेशंस हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये मैं नहीं मानता और मैं ऐसा लिखता हूँ a⁻ समथिंग, सपोज करो 3⁻2 लिख दिया, फिर ⁻⁻ अगेन लिख दिया, 3 लिख दिया, मान लेते हैं, है ना, और हमने इसको सॉल्व कर दिया। अब 3⁻2 कितना होता है हमें पता है 9, 3 × 3, 3⁻2 का मतलब 3 × 3 विच इज ⁻3, 9 × 9 × 9, 9 9 81 × 9। लो भाई ये आ गया 729। अब लॉ क्या कह रहा है, आप इतनी लंबी कैलकुलेशन मत करो, आप इसको डायरेक्ट लिखो 3⁻2 × 3। आप पावर्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो करके देख लेते हैं क्या सेम आता है। 3⁻6 मतलब 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 3 9, 3 27, 3 81, 243 × 3। लो भाई 729 इक्वल आ गया। इसका मतलब कि अगर एक ही बेस है और उस बेस पे बार बार पावर लगते जा रहा है, तो हम बेस को एक बार लिख के पावर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट बिल्कुल सेम मिलेगा। आप यहाँ पे देख लो LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करने पे रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहा है ना। तो ये भी लॉ जस्टिफाइड हो गया भाई। और एक बात और, ये दोनों लॉज ना हो तो भी आप देखो आंसर आ रहे हैं। अगर आप इन लॉस को नहीं मानते हो, आप छोटे छोटे ऑपरेशंस लगा के लंबी कैलकुलेशन करोगे, आंसर फिर भी आएगा, है ना। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो, तीसरा क्या बोल रहा है, a⁻m, लो 5⁻3 डिवाइडेड बाई, नीचे भी a है, बेस सेम है तो यहाँ भी 5 आएगा, 5⁻2। m और n अलग अलग थे इसलिए मैंने m और n को अलग अलग वैल्यूज दी है। अब मुझे ये नहीं पता, मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो 5⁻3 का मतलब मैं ये लिखूंगा, डिवाइडेड बाई 5² को ये लिखूंगा, 5 से 5 कैंसिल, इससे ये कैंसिल। लो भाई आंसर कितना आया 5। अब देखते हैं क्या ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जस्टिफाइड है, क्या ये वही आता है जो ये बोल रहा है। ये बोल रहा है कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स इस तरीके से सेट हैं कि बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, इंडिसेस अलग अलग हैं और हम डिवीजन कर रहे हैं, तो आप बेस को बस एक बार लिखो, 2 बार मत लिखो। यहाँ 5 5 2 बार के बजाय आप बस एक बार लिखो और आप क्या कर दो, पावर्स को माइनस कर दो, मतलब क्या कर दो 3 - 2, तो ये क्या हो गया 5⁻1। लो भाई 5 आ गया। अब इतने कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे, 5⁻3 - 2 लिखा, सीधे 5 आ गया। तो चलो भाई ये तीनों लॉज जस्टिफाइड हो गए। ऐसा देख के लग रहा है जैसे सारे लॉ जस्टिफाइड होंगे, और इन लॉज को अगर हम नहीं भी जानते हैं तो भी हम आंसर तक पहुंच रहे हैं। बस ये लॉज हमारा काम थोड़ा सा आसान बना रहे हैं, है ना। तो ये लॉज हमें सपोर्ट करने के लिए हैं, इसलिए इनको समझें, यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा है। अब क्या बोल रहा है, अब एक ऐसा सिस्टम आ गया, अभी तक देखो बेस सेम होता था,
बेस सेम होता था, यहाँ एक ही बेस था। इन दोनों केसेस में बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं। अभी क्या हो गया, बेस ही अलग अलग हो गया लेकिन अब पावर सेम हो गया। तो बोल रहा है कि अगर ऐसा एक्सपोनेंशियल सिस्टम हमें मिल जाता है जिसमें बेस अलग हो जाता है लेकिन पावर सेम हो जाता है, तो दोनों बेस को एक डब्बे में बंद करके एक बार पावर लिख दो। कहने का मतलब ये है कि अगर ये हो गया 3 रेज टू द पावर 2, कोई एक पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू ये फिर से b, अब ये दोनों सेम नहीं है तो ये अगर 3 हुआ तो मैं इसको 2 लिख दे रहा हूं, और ये पावर देखो भाई सेम है, अगर ये m है तो ये भी m है, अगर ये 2 है तो ये भी 2 है। तो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म इससे मिलता जुलता मैंने ले लिया है। अब लॉ क्या बोल रहा है कि इसका रिजल्ट ये होगा, आप बेस को एक डब्बे में बंद करके मल्टीप्लाई कर दो, लो बेस को मल्टीप्लाई कर दिया और पावर को 2 बार लिखने के बजाय आप बस एक बार लिख दो। अब मैं कह रहा हूं कि वो मुझे मानना ही नहीं है, मुझे ये करना है, देखता हूं क्या गलत आंसर आता है या सही आता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई 9, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आंसर कितना आया 36। अगर ये ऑपरेशन करता हूं तो 3 इंटू 2 कितना आएगा भाई 6, 6 का स्क्वायर भी कितना आता है 36। इसका मतलब भैया ये लॉ भी जस्टिफाइड है, ये लॉ भी ठीक है, सही काम कर रहा है। ये 2 स्टेप्स में काम को खत्म कर रहा है, ये सिंगल स्टेप में ही काम को खत्म कर दे रहा है। 6 का स्क्वायर हमें तुरंत पता लग जाएगा 36 है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो लॉज हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आते तो आप इनके आंसर्स तक नहीं पहुंच सकते। मैं आरएचएस बाद में निकाल रहा हूँ, एलएचएस पहले निकाल रहा हूँ और वो एक पर्टिकुलर आंसर तक जा रहा है। तो बस ये हो सकता है कि लॉ अगर बड़ा है, लॉ अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आप ऐसे कर लो, बस प्रॉब्लम इतनी होगी कि ये और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आंसर तो जरूर आएगा। ये इस चैप्टर में सबसे अच्छी बात है कि आप आंसर जरूर पाओगे, बस स्टेप्स पे जाके कहीं रुके नहीं, लगातार करते रहे, है ना। अब क्या बोल रहा है कि अगर कोई फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन है जैसे 5 रेज टू द पावर 3, देखो a अलग है b अलग है इसलिए अलग अलग लिखा है, और उन पे कोई पावर लगा है 3, सपोज कर लेते हैं कोई और पावर m लगा हुआ है, सपोज कर लेते हैं 2 लगा हुआ है ना। तो बोल रहा है कि ये जो पावर्स है ना ये अलग अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बट जाते हैं, मतलब 5 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा और 3 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, है ना। तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, आप इसको सॉल्व करते तो ऐसे ही लिखते ना, बेस के ऊपर जो पावर लगी हुई होती है उतने टाइम्स उसको लिखते हैं। तो 5 5 आप लिखते 25, 3 3 आप क्या लिखते 9, और इस सिचुएशन में आप क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो एक ही बात तो लिख रहे हो भाई। तो अगर हमें ये नहीं भी पता है कि बेस के ऊपर, अगर फ्रैक्शनल बेस के ऊपर अगर कोई इंडेक्स लगाते हैं तो ये होता है, हमें नहीं पता है कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो आंसर ऐसे भी मिल रहा है। लेकिन ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर लगा देंगे तो हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अभी यहाँ हमने जो काम 2 स्टेप में किया वो काम हमने एक ही स्टेप में कर दिया। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिर्फ आपको फैसिलिटेट करने को है, याद आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप सिंपल स्टेप्स में अपने ऑपरेशंस को करते रहें। अब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है कि अगर 5 रेज टू द पावर -3 हो गया, अब आप ध्यान से समझिएगा, अगर 5 रेज टू द पावर 3 होता तो हम इसको बोल देते 5 को खुद से आप 3 बार मल्टीप्लाई में लिखिए। क्या करिए 5 को खुद से 3 बार आप किस में लिखिए, मल्टीप्लाई में लिखिए। अब अगर इसका मतलब ये हो गया राइट 5 मल्टीप्लाइड टू इटसेल्फ बाई फॉर 3 टाइम्स। अब अगर ये निगेटिव आ गया, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। 5 को आप -3 बार मल्टीप्लाई करो, अरे भाई हम -3 बार कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, -10 बार कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ 10 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर -3 बार कैसे मल्टीप्लाई करें। तो इसको मतलब देने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा नंबर होता है उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। तो 5/1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/5 रेज टू द पावर 3। अब 1 रेज टू द पावर 3 तो 1 ही रह जाएगा, 5 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही किया हुआ है, अगर बेस निगेटिव हो गया, सॉरी अगर पावर निगेटिव हो गया, पावर निगेटिव हो गया तो हम तुरंत उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, जिस भी बेस पे लगा होगा वो निगेटिव पावर, हम तुरंत उस बेस का रेसिप्रोकल ले लेंगे और साइन चेंज कर देंगे, पावर का जो साइन होगा उस साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है। ये
लॉ 6th लॉ है, ठीक है भाई। अब आते हैं इस पे, क्या बोल रहा है ये, इफ a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू b रेज टू द पावर n, मतलब अगर 5 रेज टू द पावर 2 है, ठीक है भाई, और यहां भी रेज टू द पावर 2 है, ये देखो भाई अगर पावर सेम है तो पक्का a और b को बराबर होना पड़ेगा। यहाँ पे हम 6 का स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि ये 25 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। यहाँ हम 4 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, अगर लिख देंगे ये 25 और ये 16 हो जाएगा। तो अगर कहने का मतलब ये इंडेक्स बराबर हो गया दो लेफ्ट हैंड साइड और आर राइट हैंड साइड में, तो ये मस्ट है, ये मस्ट है कि बेस को भी बराबर होना पड़ेगा। तो अगर पावर्स मैच कर गई, इक्वेशन बन गया, तो बेस पक्का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसी तरह अगर बेस बराबर हो गया तो पावर्स को मस्ट होना पड़ेगा अगर इक्वेशन ऑलरेडी बना हुआ है तो। जैसे इस सिचुएशन में अगर हमने बेस को सेम रख दिया 5, या बोल दें बेस को रख दिया 6 और इधर भी बेस को रख दिया 6, अगर n की वैल्यू हमने रख दी 2, तो अब ये मस्ट है कि इधर हमें 2 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर 6 रेज टू द पावर 1 लिख देंगे तो 36 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। अरे 36 6 के इक्वल कैसे हो सकता है, ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब ये 6 रेज टू द पावर 2 होगा। तो अगर बेस बराबर हो गए तो पावर्स को भी बराबर होना पड़ेगा। और इसका उल्टा भी सही है, क्या, कि अगर पावर्स बराबर हो गए तो बेस को भी बराबर होना पड़ेगा, ये मस्ट है, ठीक है भाई। अब आखिरी लॉ करते हैं। आखिरी लॉ क्या कहता है कि एनीथिंग रेज टू द पावर 0, कोई नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट 0। इसमें एक कंडीशन है, ये ध्यान रखें, 0 रेज टू द पावर 0 1 नहीं होगा, बाकी सब कुछ रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अब आप ध्यान से समझिएगा भाई। कुछ भी रेज टू द पावर 0, जैसे 3 रेज टू द पावर 0 क्या होगा, 1, 5 रेज टू द पावर 0 क्या होगा, 1, 100 रेज टू द पावर 0 क्या होगा, 1, कुछ भी रेज टू द पावर 0 हमेशा 1 आएगा। अब समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्या 0 की जगह हम ये लिख सकते हैं m माइनस m करेंगे तो 0 ही बनेगा, a रेज टू द पावर 0। अब हमें पता है इस वाले लॉ के हिसाब से कि a रेज टू द पावर m माइनस n की वैल्यू यही होती है, क्या होती है, a रेज टू द पावर m अपॉन a रेज टू द पावर n। अब यहाँ n तो है नहीं, यहाँ क्या है m, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा m। अब हमें पता है ये डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना मिलेगा भाई, 1। तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। जैसे 3 रेज टू द पावर 0 को 1 बोल रहा है, आपको प्रूव करना है, तो आप लिख दो 3 रेज टू द पावर 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0 ही तो होता है। तो हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। ये इंडिसेस माइनस हुए हैं, इसका मतलब पक्का एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिवीजन में रहा होगा। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म डिवाइड होता है तभी इंडिसेस सब्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और इस लॉ को हम वेरीफाई कर चुके हैं, तो इसके बदले ये लिख सकते हैं। अब 3 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर मतलब 9 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 1। इसका मतलब एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट a इज इक्वल टू 0। ये ऐसा नहीं हो सकता, 0 रेज टू द पावर 0 1 नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा सब कुछ रेज टू द पावर 0, ऑलमोस्ट सब कुछ जितना आपके सिलेबस में है उस हिसाब से बात कर रहा हूँ क्लास 9th में, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। आई होप कि आपको अभी तक ये सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस चैप्टर के सभी सॉल्यूशंस के साथ। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो यकीन मानिए आप इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। बस आप स्टेप्स में जब चलते रहें, एकदम रुके ना, है ना, क्वेश्चन में बढ़ते रहें। तो ये ना सोचें हमने गलत कर दिया, हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स याद नहीं है तो हम कर नहीं सकते। आपको ध्यान रखें, ये बात हमेशा ध्यान रखें, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आता हो या एक भी ना आता हो, इस चैप्टर में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सारे नंबर्स पे ही चेक करके बनाए गए हैं,
ठीक है। तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिए हैं और आपको नॉर्मल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ आप ये सिचुएशन याद रखें कि अगर किसी नंबर पे निगेटिव बेस आ गया, निगेटिव पावर आ गया, सॉरी, अगर किसी बेस पे निगेटिव पावर आ गया तो उस बेस को रेसिप्रोकल लेके पावर को हम पॉजिटिव बना देंगे। जैसे हम बोले 5 रेज़ टू द पावर -6 आ गया, तुरंत आप 5 का रेसिप्रोकल ले लो। 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/5, और ये रेज़ टू द पावर क्या लिख दो? 6। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है, हमेशा जब भी फ्रैक्शनल बेस हो, कैसा बेस हो? फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल बेस होने पे ब्रैकेट जरूर लगाएं, ये ध्यान दें, है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि 5/2 रेज़ टू द पावर -3 होता है तो ऐसे लिख देते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल लिया 2/5 रेज़ टू द पावर 3, इसका मतलब ये हो गया 5 पे पावर नहीं लगाया। जब आप इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे तभी ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये चीज़ ध्यान दें। एक ये पॉइंट बहुत जरूरी ध्यान दें, निगेटिव पावर किसी बेस पे आए, हमेशा हम बेस का रेसिप्रोकल लेके उसके पावर को पॉजिटिव बना देंगे। दूसरी बात, अगर फ्रैक्शनल बेस आ गया और उस पर निगेटिव पावर आ गया तो हम ब्रैकेट के साथ ही लगातार आगे बढ़ेंगे। इतनी बात अगर आप ध्यान रखते हैं, इनका आप थोड़ा सा आइडिया रखते हैं, तो आप इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में अटकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल नया चैप्टर है, किसी चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस में इस चैप्टर को बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस के डिस्कशन के साथ, ठीक है। तो आप ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एक बार देख लें, अच्छे से इनको कॉपी कर लें, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सब कुछ समझ में आया है। इफ़ यू फील दिस वीडियो एन इम्पॉर्टेंट वन फॉर योर लव्ड वंस, या फिर किसी बच्चे के लिए ज़रूरी है, तो उनको फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें, है ना। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे मिलते जुलते वीडियोज़ हमेशा आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।